Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's video I will tell you about section 125 of the CRPC. सेक्शन 125 बताने वाला हूँ आज बिल्कुल डिटेल में, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है 1973 का। और इस सेक्शन में आप अगर इस सेक्शन में जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में अगर केस डालते हैं, एक पिटीशन एक कंप्लेंट डालते हैं, तो आपको आपके हस्बैंड से, आपके बेटे से, आपके पापा से खर्चा मिल सकता है, मेंटेनेंस मनी मिल सकता है। सो मैं अपनी क्रिमिनल मैनुअल में से सेक्शन 125 को इंग्लिश में रीड करूँगा और साथ के साथ हर वर्ड की हिंदी और उसकी इंटरप्रिटेशन बताता हुआ चलूँगा। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि अच्छे रिजल्ट्स आपकी नॉलेज में आए और आपको पता हो कि मेंटेनेंस लिया कैसे जाता है। सो सेक्शन 125 इज़ ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। कह रहा है मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर दिया जाएगा, किसके मेंटेनेंस के लिए? पत्नी के मेंटेनेंस के लिए, बच्चों के मेंटेनेंस के लिए एंड पेरेंट्स, माता पिता के मेंटेनेंस के लिए। सो सब सेक्शन 1 ऑफ 125 इज सेइंग इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट्स और रेफ्यूजेस टू मेंटेन। ये बोल रहा है अगर किसी व्यक्ति के पास इतना सफिशिएंट मीन्स है, उसके पास इतना पैसा है कि वो, और फिर भी इतना पैसा होते हुए भी वो अपने नज़रअंदाज कर रहा है किसको, और मना कर रहा है कि डिनाई कर रहा है कि मैं मेंटेन नहीं करूँगा किसको। अब पढ़िए इनको। ए सब हेड ए, हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अपनी पत्नी को जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर रही है, खुद को संभाल नहीं पा रही है, और वो हस्बैंड उसको बोल रहा है कि मैं तुम्हें मेंटेन नहीं करूँगा, रेफ्यूज़ कर रहा है उसको पैसा देने से या उसकी मेंटेनेंस के लिए। बी हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, उसका माइनर चाइल्ड, क्रिमिनल लॉ में माइनर 18 साल से नीचे होता है। सो हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, उस मैन का जायज़ एक बच्चा और नाजायज़ भी बच्चा, वो भी माइनर चाइल्ड, वेदर मैरिड और नॉट, वो बच्चा, वो माइनर चाइल्ड मैरिड है या अनमैरिड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, और वो चाइल्ड भी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो माइनर चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। सी हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग अ मैरिड डॉटर, कह रहा है उसका लेजिटिमेट, उसका जायज़ बच्चा और नाजायज़ बच्चा, लेकिन इसमें इन बच्चों में मैरिड डॉटर, जिस उसकी बेटी की जिसकी शादी हो चुकी है, उस मैन की जो मेंटेनेंस देगा, कह रहा है मैरिड डॉटर इसमें नहीं आती। हु हैज़ अटेन्ड मेजोरिटी, जो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बच्चे हैं जिन्होंने मेजोरिटी, जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, वेयर सच चाइल्ड इज़ बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी, और वो बच्चे सिर्फ इस कारण की वजह से क्योंकि उनमें कोई शारीरिक या दिमागी कोई खामी है, उसकी वजह से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सो उसमें भी वो पेरेंट अपने बच्चों को मेंटेनेंस देगा। डी हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसके माता पिता, उस आदमी के माता पिता जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी देगा। अब ये क्लोज डी में अब सिर्फ सन से नहीं, अब डॉटर से भी पेरेंट्स मदर फादर अब मेंटेनेंस ले सकते हैं, एक जजमेंट से आया है। ठीक है। अब a magistrate of the first class upon proof of such neglect or refusal order such person to make monthly allowance for the maintenance of his wife। तो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही ऑर्डर करेगा एक बंदे को, एक व्यक्ति को, कि तुम मंथली अलाउंस महीने दर महीने पैसा दो अपने वाइफ को और ऐसे उस बच्चे को। इसमें मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो शेड्यूल में जो आईपीसी के शेड्यूल 1 में सीआरपीसी के आईपीसी के क्राइम्स दिए हुए हैं, लेकिन इसमें ये सीआरपीसी का 125 है, तो एक क्वासाई जुडिशियल प्रोसीडिंग भी होती है, मिक्स क्वासाई एंड मिक्स क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। सो इसलिए इसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ही ट्राई करेगा उस ऑफेंस, इसको मेंटेनेंस प्रोसीडिंग को। एंड कह रखा है मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल। तो कह रहा है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अगर आप दिखाओगे सबूत किसका, उस रेफ्यूजल का और उस नेग्लेक्ट का, उस मतलब मना किए हुए का प्रूफ दिखाओगे, ऑर्डर सच पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एक ऑर्डर पास कर देगा मेंटेनेंस कि इस महिला को, इस बच्चा को या इन पेरेंट्स को आप मंथली अलाउंस महीने दर महीने आप पैसा दीजिए एट सच मंथली रेट एज सच मैजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, और उस इतने पैसे वो प्रोवाइड करवा देगा मैजिस्ट्रेट उस ऑर्डर में जितना मैजिस्ट्रेट को उचित लगेगा। एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मैजिस्ट्रेट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, और उस व्यक्ति को कब देना है, कितना पैसा देना है, कौन सी तारीख को देना है, तो मैजिस्ट्रेट भी समय दर समय ये बताता रहेगा। अब प्रोवाइजो वन ऑफ सबसेक्शन 1 क्या कहता है प्रोवाइडेड द मैजिस्ट्रेट मे ऑर्डर द फादर ऑफ अ माइनर फीमेल चाइल्ड, तो बताया गया है मैजिस्ट्रेट एक पिता को जो माइनर
गर्ल चाइल्ड है, जो छोटी बच्ची है, माइनर गर्ल चाइल्ड है, जो कि क्लोज बी में रेफर किया गया था, जिसकी शादी हो चुकी थी लेकिन वो माइनर है, और ये कह रहा है टू मेक सच अलाउंस अंटिल शी अटेन्स हर मेजोरिटी, कह रहा है उसको इतने पैसे दो इतने वो मेजोरिटी अटेन नहीं कर जाती। इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड, और मैजिस्ट्रेट को संतोषजनक उसके पास प्रूव आ जाता है कि जो माइनर फीमेल चाइल्ड उस छोटी बच्ची का जो हस्बैंड है वो कमाने के लायक नहीं है, तो उसके फादर को, माइनर फीमेल चाइल्ड के फादर को ही बोल देगी कि आप इसका मेंटेनेंस दो, ठीक है। अब सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 1 कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मैजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर सबसेक्शन ऑर्डर सच पर्सन टू मेक मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस। प्रोवाइजो टू इंटरिम मेंटेनेंस की बात कर रहा है कि इतने में प्रोसीडिंग पेंडिंग है, जो प्रक्रिया जो आपने केस चलाया वो पेंडिंग है, तो आपको इंटरिम मंथली अलाउंस मिल जाएगा, और यह इंटरिम मंथली अलाउंस मैजिस्ट्रेट केस के दौरान ही ऑर्डर कर देगा कि जिस व्यक्ति ने केस डाला हो उसको इंटरिम मंथली अलाउंस दिया जाए। इंटरिम मंथली अलाउंस बोले तो केस डिसाइड होगा 2 साल में, लेकिन आपको बीच में ही आपको इन केस ही आपको पैसा मिलने चालू हो जाएगा, तो ये प्रोवाइजो 2 की मदद से मिलता है आपको, जो केस के बीच में मंथली अलाउंस खर्चा मिलता है वो केस के बीच में तो इस प्रोवाइजो 2 से ही मिलता है। अब प्रोवाइजो 3 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 125 क्या कह रहा है, प्रोवाइड ऑल्सो डेट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस और प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोवाइजो शेल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पोज विद इन 60 डेज। कह रहा है जो एप्लीकेशन लगेगी मंथली अलाउंस की, जो केस के बीच में लगेगी, वो मैजिस्ट्रेट को 60 दिनों के अंदर 60 डेज के अंदर खारिज करनी होगी, मतलब खारिज नहीं, उसमें ऑर्डर करके या तो डिसाइड करनी होगी वो मेंटेनेंस मंथली अलाउंस का इंटरिम मेंटेनेंस, ओके। अब subsection 2 of section 125 is saying any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses for proceeding shall be payable from the date of the order। so कह रहा है जो भी खर्चा, जो भी मेंटेनेंस का खर्चा बंधेगा, जो मैजिस्ट्रेट फेवर में करेगा उस महिला के, उस बच्चे के, उस मेरे पेरेंट्स के, तो वो उस दिन से ही दिया जाएगा जिस दिन ऑर्डर हुआ है, या फिर जो जब मैजिस्ट्रेट चाहे तो जिस दिन एप्लीकेशन लगी थी, जिस दिन वो कंप्लेंट फाइल हुई थी 125 की, उस दिन से भी चलवा सकता है वो मेंटेनेंस के खर्चे। तो मान के चलिए 1 साल पहले कंप्लेंट फाइल हुई थी, तो मैजिस्ट्रेट और आज ऑर्डर आया है तो आज से भी खर्चा दिला सकता है, और 1 साल पुराना खर्चा भी वो दिला सकता है रेगुलर में। यही आपका सबसेक्शन 2 कह रहा है। एंड सबसेक्शन 3 इज सेइंग इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर एनी सच मैजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू अ वारंट फॉर लेवाइंग अमाउंट ड्यू टू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लेवाइंग फाइन्स। अब सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 125 बहुत ईजी है, तो बोल रहा है अगर जिस व्यक्ति को पैसा देने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए बोला गया था, और कह रहा है वो ब्रीच कर देता है, वो पैसा नहीं देता ऑर्डर के बाद भी, सो क्या होगा। तो इसका रूल बहुत सिंपल है, 1 महीने का डिफ़ॉल्ट किया आपने पैसा देने में तो 1 महीने की आपको जेल होगी। अगर हस्बैंड ने और उस पेरेंट ने और उस व्यक्ति ने अगर 1 महीने में भी डिफ़ॉल्ट किया पैसा देने में तो 1 महीने की उसको जेल होगी। तो ये सबसेक्शन 3 कह रहा है। अब सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो क्या कह रहा है, provided no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made in the court to levy such amount within the period of 1 year। और कह रहा है अगर जितना भी बकाया रकम है, जितने भी पैसे बकाया हैं, तो उस फीमेल को, उस चाइल्ड को और उन पेरेंट्स को 1 साल तक के अंदर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो मान के चलिए 1 जनवरी 2024 को मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर निकाल दिया था कि आज से इन बंदों का इस व्यक्ति की वाइफ का, इस व्यक्ति के पेरेंट्स का और इस व्यक्ति के बच्चों का मेंटेनेंस स्टार्ट हो चुका है। अब 1 साल तक अगर वो नहीं लेता है, अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारे 5 महीनों का मेंटेनेंस हो गया आपके फेवर में, 10-10 हज़ार रुपये मान के चलिए आप दिए थे, तो 50,000 रुपीज़ आपके हो गए हैं फेवर में। सो ये कहता है 2024 की मई में, अगर 2024 की मई से टाइम स्टार्ट होता है, 2024 की मई 2025 की मई तक अगर आप एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं 1 साल तक, तो कह रहा है वो 5 महीने के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ये लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेट कर देता है प्रोवाइजो 1 ऑफ सबसेक्शन 3। अब प्रोवाइजो 2 कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ और ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग विद हिम इफ एंड शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हिम सच मैजिस्ट्रेट मे कंसीडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल। सो कह रहा है वो व्यक्ति जिसके खिलाफ केस चलाया गया 125 का, वो बोलता है कि मैं एक ही कंडीशन पे इसको पैसा दूंगा, ये मेरे साथ, ये वाइफ मेरे साथ रहने लग जाए। सो कह रहा है मैजिस्ट्रेट इसको कंसिडरेशन में ले सकता है, पर ये कोई ग्राउंड नहीं होगा वुमेन को मना करने के लिए कि आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, आप इसके साथ नहीं रह रहे हो। कह रहा है वो रहे चाहे ना रहे, वो मेंटेनेंस की भागीदार है, उसको मेंटेनेंस मिलेगा, ये उसका लीगल राइट है, उसको मेंटेनेंस मिलेगा, ओके। एंड सबसेक्शन 4 इज सेइंग ऑफ सेक्शन 125 नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery
और इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रेफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड। सो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 125 इज सेइंग किसी भी महिला को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा मेंटेनेंस के तौर पे अगर वो महिला किसी अडल्ट्री में, मतलब किसी और व्यक्ति के साथ, अपने पति को छोड़ के किसी और व्यक्ति के साथ अडल्ट्री में रह रही है और अपने पति को उसने डिवोर्स भी नहीं दिया है, तो उस वक्त उस महिला को एक भी पैसा नहीं मिलेगा मेंटेनेंस का। और कह रहा है या फिर बिना किसी रीज़न के, बिना कोई कारण के वो महिला उससे अलग रह रही है और पति ये साबित कर देता है ये हमारे बीच में तो कोई कारण ही नहीं है, सफिशिएंट रीज़न ही नहीं है कोई, ये मेरे को छोड़ के रह रही है, तो कह रहा है तब भी नहीं मिलेगा उसको पैसा। और वो म्यूचुअल कंसेंट से, पति पत्नी की, हस्बैंड और वाइफ की म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से अगर वो अलग रह रहे हैं तो कह रहा है तब भी एक भी पैसा नहीं मिलेगा महिला को मेंटेनेंस के लिए। अब सबसेक्शन 5 जो कि लास्ट सबसेक्शन है सेक्शन 125 का, वो क्या बोल रहा है ऑन प्रूफ डेट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज इन लिविंग इन अडल्ट्री। कह रहा सबूत मिलने पर कि जो महिला है जिसने केस चलाया हुआ है मेंटेनेंस का, वो किसी के साथ अडल्ट्री में रह रही है, मतलब किसी और अन्य व्यक्ति के साथ अडल्ट्री में रह रही है, मतलब इलीगल रिलेशनशिप में रह रही है, तो ऑब्वियसली प्रूफ कौन दिखाएगा? हस्बैंड दिखाएगा। साबित कौन करेगा? हस्बैंड करेगा जिस पर केस डला हुआ है। सो इट्स सेइंग और डेट विदाउट सफिशिएंट रीजन, और प्रूफ दिखा देता है वो हस्बैंड की बिना कोई बात पे वो रह रही है। शी रेफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड, और मना कर देती है कि आपके साथ नहीं रहूँगी हस्बैंड के साथ। और डेट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। सो और वो हस्बैंड साबित कर देता है कि हम म्यूचुअल कंसेंट से साथ नहीं रह रहे हैं। द मैजिस्ट्रेट शैल कैंसिल द ऑर्डर, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऑर्डर जो उसने मेंटेनेंस का, इंटरिम मेंटेनेंस का या एनुअल मेंटेनेंस का जो भी ऑर्डर निकाला था, मंथली मेंटेनेंस का, उसको खारिज कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। सो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स ऑफ सेक्शन 125 CRPC। इनकी मदद से आप मतलब किसी व्यक्ति से जो अच्छा खासा कमा रहा है और आपको नेगलेक्ट कर रहा है और मना कर रहा है कि मैं आपको कोई भी पैसे नहीं दूंगा मेंटेनेंस के लिए, आप उनसे मेंटेनेंस ले सकते हैं। और ये 125 CRPC की कंप्लेंट डलती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू।